किसान, बदलते भारत की शान। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने जारी किया वर्ष 2023-24 का तीसरा अग्रिम उत्पादन अनुमान। अग्रिम अनुमान में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार की उम्मीद। बिहार में किसानों को तिल की खेती के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। तिलकुट उद्योग को मिलेगा फायदा। और भीषण गर्मी से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत उत्तर भारत को मिल सकती है राहत। 15 जून को गुजरात में होगी मॉनसून की एंट्री। मौसम विभाग ने दिया अपडेट। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह के जरूरी सामानों के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते हैं बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। सरकार ने देश में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन की उम्मीद जताई है। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल है। कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 32 करोड़ टन अनुमानित है, जो 2022-23 के खाद्यान्न उत्पादन से थोड़ा कम है। हालांकि सरकार ने कहा है कि 2023-24 का उत्पादन पिछले 5 सालों के औसत खाद्यान्न उत्पादन से 211 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। बिहार में किसानों को तिल की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना के तहत बिहार सरकार ने गया जिले में बड़े पैमाने पर तिल उत्पादन का लक्ष्य रखा है। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कृषोन्नति योजना के तहत पिछले गर्मा मौसम में 24 क्विंटल गर्मा तिल का बीज किसानों के बीच वितरित किया गया, जिसकी रोपाई लगभग 6000 हेक्टेयर खेत में की गई। दरअसल बिहार के गया जिले का तिलकुट पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ के कुशल कारीगरों के बनाए तिलकुट की देश विदेश में मांग है, लेकिन बिहार में तिल का उत्पादन कम होने के चलते तिलकुट निर्माण के लिए गया जिला को दूसरे राज्यों, विशेषकर राजस्थान, गुजरात पर निर्भर रहना पड़ता है। इसे देखते हुए अब बिहार सरकार राज्य में ही तिल की खेती को प्रोत्साहन दे रही है। बाजार में मिलने वाले डिब्बाबंद जूस को लेकर कंपनियां फ्रेश और 100% फ्रूट्स के इस्तेमाल का दावा करती हैं। अब ऐसा दावा करने वाली कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है। ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में कई दावे करती हैं, लेकिन उनकी सच्चाई कुछ और होती है। फूड सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI ने सभी जूस निर्माता कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने प्रोडक्ट्स के डिब्बों पर 100% फ्रूट जूस का दावा न करें। यदि वे ऐसा दावा करती हैं, तो उन्हें अपने प्रोडक्ट में 100% जूस रखना होगा। कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और विज्ञापन के प्रसारण के समय भी ऐसे दावे नहीं कर सकती। इस बारे में FSSAI ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को सख्त निर्देश जारी किए हैं। जो भी जूस निर्माता कंपनियां इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में फिलहाल भीषण गर्मी से राहत नहीं है। हालांकि देश के कई राज्यों में प्री मानसून गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। मौसम विभाग की माने तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ राज्यों में अभी लू का दौर जारी रहने के आसार हैं। वहीं यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश की भी संभावना है। गुजरात के ज्यादातर जिले इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। इस बीच मौसम विभाग से राहत भरी खबर आई है। IMD के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 15 जून तक गुजरात में दस्तक दे सकता है। मानसून के आने पर गुजरात के लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने नए कैंपेन की शुरुआत की है। इस कैंपेन को एक पेड़ माँ का नाम दिया गया है। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने खुद एक पौधा लगाकर की है। प्रधानमंत्री की योजना है कि इस अभियान के जरिए देश भर में पौधारोपण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए ताकि ग्लोबल वार्मिंग से निपटा जा सके। दरअसल इस साल देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी की मार पड़ी है। इसे लेकर एक्सपर्ट्स ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की सलाह दी है। जलवायु परिवर्तन से कृषि क्षेत्र को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हर सीजन में किसानों को तापमान, नमी के घटने बढ़ने और कीटों के प्रकोप से सामना करना होता है, जिससे बचने के लिए खेती में नई तकनीक का इस्तेमाल समय की जरूरत है। मंडी.com में आज हम खेती के क्षेत्र में उपयोग होने वाले एक ऐसी ही नई तकनीक से आपको परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम ओडिशा और पश्चिम बंगाल में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ओडिशा में धान की कटाई करें, धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान मूंग की कटाई कर सकते हैं, यहां मूंगफली की खुदाई कर लें, साथ ही मक्के की कटाई करें। इस समय टमाटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन के खेत में सिंचाई करते रहें। ओडिशा में बीन की बुआई कर लें, यहीं लोबिया भी बोएं। किसान खीरे के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसी तरह भिंडी में भी जरूरत के अनुसार नमी बनाकर रखें, वहां हल्दी की बुआई कर सकते हैं। अभी अदरक की बुआई करने का समय उपयुक्त है। इसके साथ ही किसान लौकी के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। पश्चिम बंगाल में धान की नर्सरी तैयार करें। अभी धान में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। यहीं सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं। इस समय सोयाबीन में जरूरी उर्वरक डालें। किसान अदरक की रोपाई कर लें, वहां मक्के की कटाई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बीन की बुआई करें। इसके अलावा मूंगफली में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। पश्चिम बंगाल में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। भारत में पहले किसान सिर्फ पारंपरिक तरीके से खेती किया करते थे, लेकिन अब अन्नदाता इसके लिए नई नई तकनीकों की मदद ले रहे हैं। हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती आजकल काफी लोकप्रिय हो रही है। हाइड्रोपोनिक तकनीक के तहत फसल उगाने के लिए लंबे चौड़े खेत की जरूरत नहीं होती है। आप चाहें तो इसे कमरे से भी शुरू कर सकते हैं या फिर आप अपनी छत का भी इस्तेमाल खेती के लिए कर सकते हैं। क्या है हाइड्रोपोनिक तकनीक और इस तकनीक को अपनाकर आप किसान भाई बहन कैसे अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, देखिए मंडी.com के इस खास रिपोर्ट में। देश में कृषि के परंपरागत तौर तरीकों में तेजी से बदलाव हो रहा है। कृषि सेक्टर में नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे अन्नदाताओं को अधिक उत्पादन करने में मदद मिल रही है। सरकार भी कम लागत में अधिक उत्पादन और अधिक मुनाफे की तरफ किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। बदलते समय के साथ किसान भी आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके लाभ कमा रहे हैं। इन्हीं आधुनिक तकनीक में एक है हाइड्रोपोनिक खेती, जो किसानों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। खेती की इस तकनीक की खास बात यह है कि इस तकनीक से खेती करने के लिए न तो लंबे चौड़े खेत की जरूरत होती है, न ही मिट्टी की। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक एक आधुनिक तकनीक है जिसमें पौधों को बिना मिट्टी के उगाया जाता है। और बिना मिट्टी के उगाने का अर्थ ये होता है कि पौधों को आप
प्योर जल में भी उगा सकते हैं, जिसे हम प्योर हाइड्रोपोनिक कहते हैं। या आजकल बहुत तरह के मीडिया आ गए हैं, जैसे नारियल का भूसा है, कोई भी जितने भी हमारे जो अन्न होते हैं उसका जो भूसा होता है उसमें उसको उगाया जा सकता है पौधा। तो इसे हम सॉइललेस खेती कहते हैं। हम पौधों को हवा में भी उगा सकते हैं, जिसकी आधुनिक जिसको हम एरोपोनिक कहते हैं। तो ये सब जो तकनीक है जिसमें कि मिट्टी के बिना पौधा उगाया जा सकता है, ये एक इसका नया स्वरूप है। ये बहुत दिन से चला आ रहा है, लेकिन इस आजकल एक नए स्वरूप में हाइड्रोपोनिक्स खेती हो रही है, जिसमें कि बिना मिट्टी की खेती की जाती है। हाइड्रोपोनिक यानी मिट्टी के बगैर खेती की ये तकनीक आज से नहीं बल्कि सैकड़ों साल से अपनाई जाती रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ईसा से 600 साल पहले भी बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन होते थे, जिसमें मिट्टी के बिना पौधे लगाए जाते थे। हाइड्रोपोनिक ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है बिना मिट्टी और सिर्फ पानी के जरिए खेती करना। खेती की इस तकनीक में बिना मिट्टी के खेती की जाती है और सिर्फ पानी का उपयोग होता है। हालांकि पानी के साथ इसमें थोड़े बालू या कंकड़ मिलाए जाते हैं। इस तकनीक में जलवायु को नियंत्रित करके खेती की जाती है, इसलिए बदलते मौसम का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और पोनिक्स का मतलब होता है उगाना, मतलब पानी में उगाना है सही माने में इसका अर्थ ही। तो अब जो प्योर हाइड्रोपोनिक होता है इसका मतलब होता है पानी में उगाना। अब पानी में उगाना, बहुत सारे फसल हमारे यहाँ सदियों से इस पर काम हो रहा है, और बहुत सारे फसल ऐसे हैं जैसे कमल है, बहुत सारे और भी फसल हैं, सिंघाड़ा है, जो कि पानी में ही होता है। तो पानी में इस तरह का फसल उत्पादन बहुत सदियों से हमारे देश में हो रहा है, बहुत सारी पुरानी संस्कृतियों में भी होता रहा है, हमारे देश में भी और पूरे अन्य देशों में भी। लेकिन आजकल हाइड्रोपोनिक्स खेती का एक नया अर्थ जो ये आया है, जिसमें कि बिना मिट्टी के इसको कुछ आधुनिक रूप में, खास करके कुछ संरक्षित संरचनाओं के अंदर में और एक नए प्रारूप में इसे उगाया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही आधुनिक तकनीक आ गई है। तो इसका जो फ़ायदा जो होता है हमको, क्यों हाइड्रोपोनिक्स खेती की ज़रूरत पड़ गई आज के युग में, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस तरह की खेती में कम से कम जोत में आप अधिक से अधिक फसल ले सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़मीन का जोत साइज घटता जा रहा है। देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से अब खेती में नई तकनीक का उपयोग बढ़ने लगा है। लिहाजा हाइड्रोपोनिक तरीके से खेती करना किसानों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। हाइड्रोपोनिक खेती में पॉली हाउस जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि तापमान को नियंत्रित किया जा सके। हालांकि खुले में भी हाइड्रोपोनिक तरीके से खेती की जा सकती है। इस तकनीक में पाइपों से बने स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जिसमें पानी बहता रहता है। इन्हीं पाइपों में पौधे लगे होते हैं। हाइड्रोपोनिक खेती में पीवीसी पाइप के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स डाला जाता है, जिसे पौधे सीधे अवशोषित करते हैं। पाइपों में छोटे छोटे छेद में पौधे लगाए जाते हैं। इस तकनीक से 40 से 50 दिन में फसल तैयार हो जाती है। हाइड्रोपोनिक्स खेती का अगर हम करें, जो प्योर हाइड्रोपोनिक्स है, जिसमें कि प्योर वाटर में हो सकता है, तो अब इसके लिए क्या है कि आजकल तरह तरह के पाइप्स के द्वारा उसमें जल का प्रवाह किया जाता है। तो जल का प्रवाह कैसे होता है? जल के प्रवाह के लिए प्रेशराइज्ड वाटर चाहिए, तो उसके लिए हम मोटर का इस्तेमाल करते हैं, बिजली का इस्तेमाल करते हैं, और विभिन्न प्रकार के पाइप्स में जल का प्रवाह होता है। और इसी जल के साथ साथ पौधे को लगने वाले जितने भी उर्वरक हैं वो भी साथ साथ में इसके साथ प्रवाह होते हैं। पौधे के ग्रो के पीछे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये कहता है कि सूरज की रोशनी के उपलब्ध में जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये मिल करके पौधे को ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो देखिए, इस पद्धति में कहीं पर भी सॉइल का रोल नहीं है। सॉइल का काम, जो मिट्टी का काम होता है, वो सिर्फ पौधों को सपोर्ट देने का होता है। लेकिन नेचर के तरफ से क्या होता है कि हमारे मिट्टी में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, हर जगह जगह पर, कहीं पे कम है कहीं ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है। तो हाइड्रोपोनिक्स खेती इसी कहते हुए इसमें पौधे तो उगा सकते हैं, लेकिन इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है उसे पौधे को समय समय पर, जो इसके अंदर पानी का प्रवाह होता है उसके साथ साथ वो सब न्यूट्रिएंट को दिया था। तो इसकी बहुत ही अधिक तेजी से पौधे की उगाई हो सकती है और बहुत अच्छा पैदावार हो सकता है। हाइड्रोपोनिक खेती तकनीक के इस्तेमाल से किसानों को कई प्रकार से लाभ होते हैं। इस तकनीक से खेती करने पर पानी की बिल्कुल बर्बादी नहीं होती। इससे करीब
90% तक पानी की बचत की जा सकती है। हाइड्रोपोनिक्स में पोषक तत्वों से भरपूर पानी को बार बार पौधों की जड़ों के जरिए परिसंचालित किया जाता है, जिसके चलते पोषक तत्वों की बर्बादी नहीं होती। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाश, जिंक, सल्फर, आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्वों का घोल पानी में मिलाया जाता है। कुछ दिनों बाद पानी में पौधों की जड़ें निकल आती हैं और धीरे धीरे पौधा बढ़ने लगता है। इस तकनीक से उगाई सब्जियों में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। इस खेती में न तो रोग और कीट का खतरा होता है और न ही जानवरों से नुकसान का। संरक्षित खेती में संरचना का इस्तेमाल होता है। जो भी किसान भाई और ग्रोवर हैं वो ग्रीन हाउस बनाते हैं, नेट हाउस बनाते हैं, शेड नेट बनाते हैं, उसके अंदर वो मिट्टी में खेती करते हैं। उन्हें चॉइस अब हो गया है, हाइड्रोपोनिक्स खेती आ गई, तो अब उनका संरचित संरचना वही है। उसी संरचना के अंदर अगर वो हाइड्रोपोनिक खेती करते हैं तो उसी खेत में, उसी लागत में उनका पैदावार बढ़ जाता है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में रबी मौसम की फसलों की बुआई सितंबर से अक्टूबर महीने में की जाती है। फूल गोभी, पत्ता गोभी, प्याज, शलगम, गाजर, टमाटर, लहसुन, सरसों, पालक, मेथी, बैगन हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के तहत उगा सकते हैं। खरीफ फसल की बुआई जून से जुलाई में की जा सकती है। हाइड्रोपोनिक्स खेती में शोध के द्वारा यह पाया गया है कि खास करके उद्यानिक फसलें, जिसमें कि मुख्यतः सब्जी है, फूल है, फल है, और एक चीज़ होता है आजकल पौध उत्पादन, ये भी हो गया है। आजकल खास करके हर्ब्स का बहुत कल्चर हो गया है। ये सब सारा इस सब का अच्छा होता है। इसमें भी ये पाया गया खास करके हरी पत्तेदार सब्जियां, जिसमें कि बहुत सारे सब्जियां, और आजकल के युग में हरी पत्तेदार सब्जियां स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हरी पत्तेदार सब्जियां का उत्पादन खास करके हाइड्रोपोनिक्स खेती में सबसे अच्छा होता है। लेकिन और भी उद्यानिक फसलें जैसे टमाटर है, खीरा है, जितने भी आजकल तरह तरह के शिमला मिर्च है, बहुत सारे के फूल आ गए हैं, पौध का उत्पादन, और ख़ास करके हमारे तरह तरह के हर्ब्स आ गए हैं आजकल, इन सब का भी उत्पादन खास करके हाइड्रोपोनिक्स खेती में बहुत अच्छा होता है, जिससे कि किसान भाई अधिक से अधिक कमाई कर सकते हैं। सचमुच कृषि के क्षेत्र में जब हम एडवांस टेक्निक की बात करते हैं तो संरक्षित खेती के तहत हाइड्रोपोनिक खेती एक वरदान साबित हो सकती है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, और जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो बात करेंगे हाइड्रोपोनिक खेती में लगने वाली लागत की। तो आप कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत हाजिर होते हैं। धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है और सीख रहे हैं, नई नई पद्धति आ रही है। प्यारो है बाडाणो मारो, सुंदर है बाडाणो मारो, संस्कृति को रखवार है बाडाणो मारो, ऊर्जा को भंडार है बाडाणो मारो, और किसान को अथाग भंडार है मारो बाडाणो। राजस्थान से देखिए बागवानी खेती पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 10 जून सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। दुनिया के साथ साथ भारत में भी हर रोज कृषि से जुड़ी नई नई तकनीकें सामने आ रही हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम इसी दिशा में बड़ा कदम है। हाइड्रोपोनिक खेती के तहत कितना खर्च आता है, ताकि आप भी संरक्षित खेती के तहत इस आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। देखिए आगे की हमारी इस खास रिपोर्ट में। हाइड्रोपोनिक तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए सबसे अहम है जगह का चुनाव। सबसे पहले ये देखना है कि आप हाइड्रोपोनिक खेती घर में कहां करना चाहते हैं, घर की छत पर या फिर किसी कमरे में। अगर आप घर में इसकी शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे सही जगह छत मानी जाती है। जगह के सिलेक्शन के बाद आप अपने बजट के अनुसार हाइड्रोपोनिक किट खरीद कर बागवानी शुरू कर सकते हैं। ये आपको बाजार में मिल जाएगी। इसके जरिए
आप बिना किसी परेशानी के पौधे उगाना शुरू कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम के लिए आपको घर के अंदर कमरे के हिसाब से एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम तैयार करना होगा और आर्टिफिशियल लाइट का भी इंतजाम करना होगा। हाइड्रोपोनिक्स खेती के लिए संरचना के अलावा, क्योंकि अंदर में वो हाइड्रोपोनिक्स का वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत कॉस्ट आती है। तो इसलिए वो तो यहाँ पर दो चीज़ है कि संरचना तो वो हो गई, लेकिन उसके अंदर जब किसान भाई हाइड्रोपोनिक्स खेती करेंगे 6 लेयर 7 लेयर का, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट उनका इनिशियल लागत होता है। लेकिन जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार बन जाता है तब किसान भाई उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं, और अगर उन्हें अच्छी मार्केट मिल गई तो उसी संरचनाओं के द्वारा वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण और बात है, हम लोगों ने निरंतर शोध के द्वारा यह पाया गया कि जो फसल बाहर में जब खुले खेत में लेते हैं और जब हाइड्रोपोनिक्स खेती में ले जाते हैं, तो चाहे वो फसल की गुणवत्ता हो, चाहे फसल का पैदावार हो, और ख़ास कर आजकल एक चीज़ आ गई है बहुत अच्छा, जल उत्पादकता। किसी भी चीज़ के देखा जाता है कि आप प्रति बूंद कितना फसल ले रहे हैं, तो इस मायने में हाइड्रोपोनिक्स खेती बहुत ही आगे होती है। तो एक चीज़ होता है कि इनिशियल कॉस्ट तो है, करना पड़ता है किसान भाई, लेकिन और उसका मैनेजमेंट भी कुछ थोड़ा टफ है खुले खेत से, लेकिन फिर फ़ायदा इसका ये होता है कि आपको सालों भर निरंतर पैदावार, ज़्यादा पैदावार, गुणवत्ता वाले पैदावार, ये सब हाइड्रोपोनिक्स खेती के फ़ायदे हैं। अपने देश में हाइड्रोपोनिक खेती करने की लागत कई चीजों पर निर्भर करती है, जिसमें आकार और पैमाना, उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोपोनिक सिस्टम का प्रकार और खेत की जगह शामिल हैं। सामान्य दिशा निर्देश के रूप में छोटे पैमाने पर हाइड्रोपोनिक सेटअप तैयार करने में लगभग 2 से 3 लाख रुपए का खर्च आ सकता है। इसमें उपकरण जैसे ग्रो लाइट्स, पोषक तत्व और पानी के पंप की लागत, साथ ही बुनियादी ढांचा बनाने की लागत जैसी चीजें शामिल हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपना बजट जरूर सेट करें। 10 मीटर बाय 10 मीटर के क्षेत्रफल में भी पत्तेदार सब्जियों को लगाकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में हाइड्रोपोनिक तकनीक को लगाने में करीब 40,000 रुपए की लागत आती है। हाइड्रोपोनिक्स का जो उदाहरण है, ख़ास करके किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो हमारे देश में 1000 वर्ग मीटर का ग्रीन हाउस एक स्टैंडर्ड मॉडल है। ये पूरे देश में किसान का जो लगाने के लिए एक बहुत ही प्रचलित मॉडल है। तो 1000 वर्ग मीटर का जो सबसे किसान भाई जो ग्रीन हाउस बनाते हैं, ये अच्छा ग्रीन हाउस होता है, नेचुरली वेंटिलेटेड। ये ग्रीन हाउस लगभग आज के डेट में मार्केट कॉस्ट इसका लगभग 10 लाख रुपया है। 10 लाख में एक ग्रीन हाउस पूरा तैयार हो गया। अब उसके अंदर किसान भाई को अगर 1000 वर्ग मीटर के अंदर में पूरा हाइड्रोपोनिक्स लगाना है, 5 लेयर 6 लेयर हाइड्रोपोनिक्स लगाना है, तो 5 लेयर हाइड्रोपोनिक्स खेत लगाने के लिए समझ लीजिए लगभग जहाँ पर 10 लाख रुपया लगा, इनको 15 लाख रुपया और लगेगा। तो 15 और 10 25 लाख रुपया किसान भाई को लग गया। लेकिन अब फ़ायदा ये हो गया कि जो 1000 वर्ग मीटर में लगभग जहाँ पहले 2000 पौधे होते थे, अब ये 1000 वर्ग मीटर में किसान भाई लगभग 20,000 पौधा ले सकते हैं। तो हम लोगों ने पाया है कि अगर एक आपका जो इनिशियल लागत है 20 से 25 लाख रुपया 1000 वर्ग मीटर लगा किसान भाई अगर शुरू करते हैं और वो 20,000 पौधा लगाएं और उसकी अच्छी मार्केटिंग करें, तो हम लोगों ने ये पाया है कि दूसरे साल में उनका जो कॉस्ट होता है वो रिकवर हो जाता है। हाइड्रोपोनिक तकनीक से उगाए गए फल और सब्जियों का स्वाद बाकी खाद्य पदार्थों से बेहतर होता है। इसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, जो सेहत के लिए भी फायदेमंद है। खास बात यह है कि आप इस तकनीक के जरिए कम जगह में भी ज्यादा वेजिटेबल उगा सकते हैं। इस तकनीक को अपनाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता। हाइड्रोपोनिक खेती की इस खासियत के कारण विदेश में इस तकनीक का इस्तेमाल करके किसान अच्छा पैसा कमा रहे हैं। भारत में भी कई स्मार्ट किसान इस तकनीक का उपयोग करके खेती कर रहे हैं, जिन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। नई दिल्ली से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।
सज गया है मंच, आ गया है फैसला। 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह। दूरदर्शन की एक्सक्लूसिव कवरेज 9 जून 2024 शाम 6 बजे से दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से टीवी फ्री डिश पर। ऊंट के होठों, पैरों और जननांगों में होने वाली फुंसियों को ना करें नजरअंदाज। सामान्य दिखने वाली फुंसियां हो सकती हैं कैमल पॉक्स। बीमारी से पशु को किन तरीकों से दे राहत? सुरक्षा के लिए क्या करें बेहतर उपाय? जानने के लिए देखिए कैमल पॉक्स लक्षण और बचाव कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक लाइव इस रविवार शाम 6:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। और आज किसान प्रश्न मंच का कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बिजनौर, और आज चर्चा करेंगे धान की खेती को लेकर। बीज को ट्राइकोडर्मा से और जीवा बीजामृत से उदित करते हैं। पूसा 11-21 इसका चावल सबसे अच्छा होता है। पहले धान को एक दिन पहले भिगो कर रख देते हैं और अगले दिन शाम के समय उसको पानी में डाल के जमीन में बो देते हैं। पूसा बासमती 1886, पूसा बासमती 1400, ये बासमती की प्रजातियां हैं। जो आपके अंकुरित बीज हैं उनको शाम के समय 2 से 3 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए आपकी उस जगह पे, उसमें अच्छे से छिड़काव। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। उम्मीदों की गगनचुंबी इमारत, ये गलियों और मोहल्लों का है भारत। क्रिकेट थोड़े है ये, क्रिकेट थोड़े है ये, खुशियों के लम्हों की खुमारी है। ये है खुराक रौनक की, नए दिन की तैयारी है। सिर्फ आप नहीं खेलेंगे, हम भी खेलेंगे। देश की टीम है हम, देश की टीम है हम। आज हम भी स्नेहा की शादी के बारे में ही सोच रहे थे। सर, लड़कियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता, और जब तक पता चलता है तो सीने पर एक बोझ सा ठहर जाता है। सर, ये बोझ नहीं होता, बल्कि एक फर्ज होता है जो हर इंसान को निभाना पड़ता है। मैं कई दिनों से आपसे मिलना चाह रही थी, पर हिम्मत ही नहीं हुई। जी, आज कोई मेहमान आने वाले हैं चक्कर चला के। तो क्यों ना हम एक अच्छा मुहूर्त देखकर आकाश और स्नेहा दोनों की सगाई कर दें। ये तो बहुत खुशी की बात है। देखिए सौतेला प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे और रात 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
किसान, बदलते भारत की शान।